हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम टाइम। सो यार, ये है हमारा कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग का पार्ट नंबर 4 और बेसिकली इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं टोटली कंप्लीट करने वाला हूं तुम्हारे यूनिट नंबर सेकंड को। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग की बेसिकली मैं बात कर रहा हूं। अगर मैं तुम्हें सिलेबस दिखाऊं यूनिट नंबर सेकंड की तो जस्ट वेट फॉर अ मिनट। अब तुम्हारे स्क्रीन पे विजिबल होने वाला है, ये रहा यूनिट नंबर 2। आई होप तुम्हें विजिबल होगा हर एक चीज क्लियरली। यूजिंग कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम हमने स्टेप्स देख लिया है, डेटा एंट्री हमने समझ लिया। आज की इस वीडियो में हम लोग बेसिकली इन दो टॉपिक पे फोकस करने वाले हैं, जिसमें से एडजस्टिंग एंट्री, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जस्ट तुम्हारे अकाउंटिंग की तरह है। मेन कह लो सीएस पे बात करने वाले हैं और कुछ अकाउंटिंग पैकेजेस पे भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। सो इस वीडियो लेक्चर के अंदर आज टोटली तुम्हारा एंड हो जाएगा यूनिट नंबर सेकंड। सो जो भी बच्चे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें सो दैट उन्हें जो भी वीडियोस की नोटिफिकेशन हो वो बहुत ही फास्टली मिल जाए। और एक्स्ट्रा पीडीएफ चाहिए, नोट्स चाहिए, पीपीटीज चाहिए तो तुम टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे ढेर सारे कंटेंट अपडेट होते रहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है। और अगर तुम्हें कोई भी डाउट है मॉक टेस्ट को लेकर, अगर तुम्हें मॉक टेस्ट में इनरोल होना है सो दैट तुम्हारी प्रैक्टिस जो है वो बहुत अच्छी हो जाए, इस दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो और डिस्क्रिप्शन में परचेज लिंक दिया गया है। सो स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन को। देखो, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सिक्योरिटी फीचर्स ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स। बेसिकली यहाँ पे जितने भी कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स होते हैं, टैली हो गए और भी अदर जो सॉफ्टवेयर्स निकल कर आते हैं, उसके क्या सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं जो कि एक कंपनी प्रोवाइड करती है अपने यूजर्स को, उस पे चर्चा होने वाली है। तो किसी भी बेसिक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो होते हैं उसका मेन पर्पस रहता है उनका डेटा सिक्योर रहे, डेटा सिक्योरिटी वो प्रोवाइड करे, सेफ्टी दे और कॉन्फिडेंशियलिटी दे प्रोवाइड करे, जैसे कि पासवर्ड से रिलेटेड फीचर, डेटा ऑडिट से रिलेटेड, डेटा वोल्ट से रिलेटेड। तो एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बेसिकली 3 फीचर्स अपने यूजर्स को प्रोवाइड करते हैं। कौन कौन से फीचर्स हैं? पहला है पासवर्ड सिक्योरिटी, दूसरा है डेटा ऑडिट और तीसरा है डेटा वोल्ट। जस्ट यही 3 सॉफ्टवेयर में पढ़ना है। हर एक सॉफ्टवेयर, चाहे वो टैली ईआरपी हो या कोई अदर सॉफ्टवेयर हो, वो तुम्हें ये 3 बेसिक सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी फीचर्स तो प्रोवाइड करेगी। अगर नहीं कर रही है तो इसका मतलब है कि वो सॉफ्टवेयर अच्छी नहीं है, अच्छी क्या बकवास सॉफ्टवेयर है वो। तो सबसे पहले बात करते हैं पासवर्ड सिक्योरिटी की। तो आसान भाषा में बताओ तो पासवर्ड इज नथिंग, सिंपली पासवर्ड इज दैट थिंग विच प्रोटेक्ट्स योर डेटा फ्रॉम अदर यूजर्स। मतलब तुम्हें एक वो इंटरफेस देती है, जब तक उस इंटरफेस को कोई बाईपास नहीं करेगा तब तक तुम उस डेटा को एक्सेस नहीं कर सकते हो। तो पासवर्ड इज द की टू अलाउ द एक्सेस सिस्टम। तुमने मोबाइल में पासवर्ड सेट कर रखा होता है, कीज तुमने सेट कर रखे होते हैं, लैपटॉप में तुम्हें पासवर्ड सेंटर करने होते हैं, या फिर किसी भी प्रकार के डेटा जहां पे तुमने लॉग लगा रखा होता है वहां पे तुम्हें पासवर्ड डालना होता है। क्यों पासवर्ड डालना होता है? क्योंकि हमें डेटा को एक्सेस करना होता है। जब तक पासवर्ड नहीं डालेंगे हम डेटा को एक्सेस कर ही नहीं सकते। तो सेम सिचुएशन कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में होता है। वहां पे हमें पासवर्ड पुट अप करना होता है सो दैट हम अपने डेटा को एक्सेस कर पाए। और इससे क्या हो पाता है, जो भी अनऑथराइज्ड पर्सन है, जिनके पास अथॉरिटी नहीं है उस डेटा को एक्सेस करने की, वो उस डेटा को एक्सेस नहीं कर सकते जब तक उनके पास पासवर्ड ना हो। तो यहां पे बोला गया कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम प्रोटेक्ट्स द अनऑथराइज्ड पर्संस फ्रॉम एक्सेसिंग टू द बिजनेस डेटा। जो भी ऑथराइज्ड पर्सन है, जिनके पास पासवर्ड है, वही हमारे सिस्टम में एंटर कर सकते हैं। तो बेसिक सिक्योरिटी ये होती है, सबसे पहले आपको पासवर्ड डालना होगा, तब जाकर आप पूरे डेटा को एक्सेस कर पाओगे। ठीक है, ये क्लियर हुआ। नेक्स्ट आता है डेटा ऑडिट। ये इनेबल करता है वन टू नो एज टू हु एंड व्हाट चेंजेस हैव बीन मेड इन द ओरिजिनल डेटा, thereby helping and fixing the responsibility of the person who has manipulated the data and ensuring the data integrity। सिंपली कह सकते हो जो भी चेंजेस हुए हैं ओरिजिनल डेटा में उसको आइडेंटिफाई करना ही डेटा ऑडिट का काम होता है। और आखिर में आता है यहाँ पे डेटा वॉल्ट। डेटा वॉल्ट, यहाँ पे तुम्हें एक वर्ड देखने को मिल रहा है, इंक्रिप्शन। इंक्रिप्शन का मतलब क्या होता है मैं तुम्हें ये समझा देता हूं। सबसे पहले जो भी हमारे डेटाज होते हैं उनको एक ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करना जो कि कोई दूसरा बंदा उसे एक्सेस ना कर पाए। मतलब उसका जो रियल मीनिंग है वो हाइड कर देना, रियल मीनिंग वो छुपा देना। तुमने सुना होगा इनक्रिप्ट करना। इनक्रिप्ट करना ही यही होता है, जो उसकी एक्चुअल मीनिंग है, जो एक्चुअल डेटा, उसको हाइड करके कुछ और इंटरफेस शो करना, दैट इज इंक्रिप्शन। इंक्रिप्शन मींस स्क्रैम्बलिंग द डेटा एज टू मेक इंटरप्रिटेशन इम्पॉसिबल। अब अगर मान लो कुछ भी लिखा हुआ, फॉर एग्जांपल कॉस्ट अकाउंटिंग लिखा हुआ है, कॉस्ट अकाउंटिंग को अगर मैं इंक्रिप्ट करता हूं तो उसको मैं एक ऐसे तरीके से इंक्रिप्ट करूंगा कि सामने वाला समझ नहीं पाएगा कि वो कॉस्ट अकाउंटिंग है। ठीक है,
तो सॉफ्टवेयर प्रोवाइड्स एडिशनल सिक्योरिटी थ्रू डेटा इंक्रिप्शन। तो डेटा वॉल्ट में कुछ भी नहीं होता, तुमने सुना होगा ऐप लॉक्स आते हैं एंड्रॉइड में, ऐप वॉल्ट्स आते हैं एंड्रॉइड में, मैकबुक्स में भी आते हैं, विंडोज में भी आते हैं। तो वो क्या करते हैं, हमारे डेटा को इंक्रिप्ट कर देते हैं, कुछ और इंटरफेस हो करता है वो सामने वाले बंदे को जिसके पास उसकी एक्सेस ना हो। तो ये 3 बेसिक फीचर्स जो होते हैं जो कि हर एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हैं अपने यूजर्स को। कौन कौन से रिपीट करो एक बार, पासवर्ड सिक्योरिटीज है, डेटा वॉल्ट है और डेटा ऑडिट है। आई होप तुम्हें ये तीनों ही चीजें क्लियर हुई होंगी। ठीक है, जस्ट मैं बढ़ता हूं अब दूसरे स्लाइड पे। चलो अब बात कर लेते हैं अकाउंटिंग पैकेजेस के बारे में। अकाउंटिंग पैकेजेस बेसिकली होते क्या है, एवरी कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम इज इंप्लीमेंटेड टू परफॉर्म द अकाउंटिंग एक्टिविटी। जितने भी कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम होते हैं उनका बेसिक काम क्या होता है, अकाउंटिंग एक्टिविटी परफॉर्म करना। अब अकाउंटिंग एक्टिविटी में क्या आएंगे सर, रिकॉर्डिंग करना, बेसिक चीज बता रहा हूँ, रिकॉर्डिंग करना, डेटा को स्टोर करना। कौन से डेटा को सर, अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस जो हमारे आए दिन बिजनेस में हुआ करते हैं। ठीक है, एंड जनरेट रिपोर्ट्स एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ यूजर्स। अब हमारे जो यूजर्स हैं उसके अकॉर्डिंग रिपोर्ट्स को जनरेट करके देना। ये बेसिक चीज तो तुमने पढ़ा है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग की शुरुआत से मैं बताता आ रहा हूं। तो हमारे जो अकाउंटिंग पैकेजेस होते हैं वो मदद करते हैं इस काम में। अकाउंटिंग पैकेजेस होते हैं 3 प्रकार के, रेडी टू यूज, कस्टमाइज्ड और टेलर्ड। ईच ऑफ दीज कैटेगरी ऑफर डिस्टिंक्टिंग फीचर्स, हाउएवर द चॉइस ऑफ द अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर वुड डिपेंड अपॉन द सुटेबिलिटी टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑन स्पेशली इन द टर्म्स ऑफ नीड्स। अब ये 3 प्रकार के तुम्हें अलग अलग अकाउंटिंग पैकेजेस जो देखने को मिल रहे हैं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से चूज करती हैं। अब ये डिपेंड करता है उनकी बिजनेस की साइज क्या है, वो अपने बिजनेस के साइज के अकॉर्डिंग, बिजनेस के स्केल के अकॉर्डिंग इन 3 क्लासिफिकेशन में से कोई एक सॉफ्टवेयर चूज करती है। एक एक करके तीनों को समझते हैं। सबसे फर्स्ट यहाँ पे आता है रेडी टू यूज। नाम से ही समझ पा रहे हो कि रेडी, जो कि इस्तेमाल के लिए तैयार है। वो रेडी टू यूज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इज सूटेड टू ऑर्गेनाइजेशंस रनिंग स्मॉल और कन्वेंशनल बिजनेस। तो ये चीज तुम यहाँ पे समझ पा रहे होगे, ये किसके लिए सूटेबल है, जो भी स्मॉल बिजनेस है। स्मॉल स्केल बिजनेस के लिए कौन सा सूटेबल है, स्मॉल स्केल बिजनेस, एमसीक्यू बन सकता है स्मॉल स्केल बिजनेस के लिए। दूसरा पॉइंट पढ़ के निकालता हूं यहां से, आगे बोला गया है स्मॉल कन्वेंशनल बिजनेस वेयर द फ्रीक्वेंसी और वॉल्यूम ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन इज वेरी लो। जहां पे उतना भी ज्यादा ट्रांजैक्शन ना होता हो, बहुत कम कह सकते हो, जो नई नई एंटिटी मार्केट में आई हो, नए नए फर्म जो स्टैब्लिश हुए हो, वो जाहिर सी बात है स्टार्टिंग डेज में, इनिशियल स्टेज में वो उतना ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे इन कंपैरिजन ऑफ अदर बिग फर्म्स। उनके ट्रांजैक्शंस जो होंगे वो लो वॉल्यूम के होंगे, तो उन्हें बेसिक सॉफ्टवेयर ही चाहिए। तो ये चीज समझ लो कि ये जो हमारा होता है रेडी टू यूज, ये लो वॉल्यूम ट्रांजैक्शंस के लिए होता है, लो वॉल्यूम ट्रांजैक्शंस के लिए होता है। अब इससे तुम 2 चीज को समझोगे, जब स्मॉल स्केल बिजनेस इस्तेमाल कर रहे हैं, लो वॉल्यूम ट्रांजैक्शन है, तो कहीं ना कहीं सर हम ये भी कह सकते हैं ये इकोनॉमिक होगा या फिर चीपर होगा इन कंपैरिजन ऑफ अदर सॉफ्टवेयर्स। हो सकता है ना, चीपर पढ़ते हैं। दिस इज बिकॉज द कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन इज जनरली लो एंड द नंबर ऑफ यूजर्स इज लिमिटेड। तो इंस्टॉलेशन चार्जेस जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, कम होते हैं। रेडी टू यूज सॉफ्टवेयर इज रिलेटिवली इजियर टू लर्न एंड पीपल अकाउंटेंट बेसिकली जो कि ऑपरेट करते हैं हमारे कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग को, उनके लिए बहुत ही आसान होता है। सब चीज प्रॉपरली मेंटेन रहता है, एक कह सकते हो सिंपल और बेसिक इंटरफेस दिया जाता है, सो दैट एक अकाउंटेंट बिना किसी ट्रेनिंग के उसे समझ जाए। दिस ऑल्सो इंप्लाइज दैट द लेवल ऑफ सिक्रेसी इज रिलेटिव लो। अब सस्ता सॉफ्टवेयर है तो कुछ ना कुछ तो लिमिटेशंस भी होंगे, सिक्रेसी यहाँ पे कम होती है, और ये डर रहता है कि आपके डेटा निकल सके, फ्रॉड्स हो सके, आपके डेटा के साथ फ्रॉड हो सके, डेटा चोरी हो सके, क्योंकि बेसिक और लिमिटेड सॉफ्टवेयर्स हैं इसमें। ठीक है, बेसिक लेवल पे इसे बनाया गया है, तो कुछ ना कुछ तो खामियां भी इसके अंदर होंगी। अब इसमें जो ट्रेनिंग होते हैं वो बेसिक्स होते हैं। समटाइम्स जो भी इसका वेंडर होता है, जो भी तुम कह लो जो तुम्हारा इंस्टॉल करवाता है, वो तुम्हें ट्रेनिंग दे देता है, बेसिक ट्रेनिंग दे देता है, फ्री में सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग प्रोवाइड कर देता है। तो रेडी टू यूज आई होप तुम्हें समझ आया होगा क्या है रेडी टू यूज, जहां पे स्मॉल स्केल बिजनेस के लिए सुटेबल हो, लो वॉल्यूम ट्रांजैक्शन हो, चीपर हो, और डेटा फ्रॉड्स के कुछ हद तक चांसेस होते हैं इस टाइप के सॉफ्टवेयर्स में। तो ये कौन सा हो जाता है, हमारा रेडी टू यूज हो जाता है। क्लियर है ये चीज? ये चीज क्लियर है या नहीं है? रेडी टू यूज बेसिकली होता क्या है। चलो नेक्स्ट अब तुम्हारे सामने यहाँ पे देखने को मिल रहा है कस्टमाइज्ड। व्हाट इज कस्टमाइज? अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में भी कस्टमाइज मतलब जिसमें हम चेंजेस कर सके अपने अनुसार, हो सकता है ना ये,
मतलब कस्टमाइजेशन तुमने सुना होगा, मोबाइल में कस्टमाइजेशन किए जाते हैं, थीम चेंज किए जाते हैं, वॉलपेपर चेंज किए जाते हैं, दैट इज कस्टमाइजेशन, जिसमें तुम कुछ चेंजेस कर सको अपने अनुसार। तो बेसिकली वैसे सॉफ्टवेयर जो कि हमारे अनुसार बने हो, हमने उसमें कुछ चेंजेस करे हो। तो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर मे बी कस्टमाइज टू मीट द स्पेशल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द यूजर। स्टैंडर्डाइज्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इज अवेलेबल इन द मार्केट, मे नॉट सूट और फुलफिल द यूजर्स रिक्वायरमेंट। ठीक है, ऐसा हो सकता है जो सॉफ्टवेयर मार्केट में अवेलेबल है वो तुम्हारे डिमांड को फुलफिल नहीं कर पा रहे हो, तो तुम अपने अकॉर्डिंग, अपने रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग, अपने स्कीम्स के अकॉर्डिंग तुम सॉफ्टवेयर को डेवलप करवा रहे हो। फॉर एग्जांपल, स्टैंडर्डाइज्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में कंटेन्स द सेल्स वाउचर एंड इन्वेंटरी स्टेटस एज अ सेपरेट ऑप्शन। However, when the user requires that inventory status to be updated immediately upon the entry of sales voucher and report be printed, the software needs to be customized। ध्यान से सुनना क्या बोला गया। एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, यहाँ पे मैं ब्लैंक पेज में तुम्हें समझा रहा हूँ। एक क्या है, एक अकाउंटिंग पैकेज है या अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, मैं यहाँ पे तुम्हें बोल दे रहा हूँ, जिसमें जितने भी सेल्स वाउचर्स होते हैं, सेल्स रिलेटेड ट्रांजेक्शन होते हैं, उसको अलग शो किया जाता है। और जितने भी हमारे इन्वेंटरी मैनेजमेंट होते हैं, कितना स्टॉक्स पड़ा हुआ है इन्वेंटरी को लेकर, वो सारे अलग शो होते हैं। अब यहाँ पे एक सेलर भाई साहब हैं, वो क्या चाहते हैं कि जैसे ही मेरा कोई सेल होता है, जैसे ही मेरा कोई सेल होता है, दोनों इकट्ठे अपडेट हो जाए, सेल्स भी इकट्ठे अपडेट हो, इन्वेंटरी भी इकट्ठे अपडेट हो जाए, और साथ ही साथ मेरा रिपोर्ट भी निकल कर आ जाए। ठीक है, मार्केट में एक सॉफ्टवेयर है जो कि प्रोवाइड क्या कर रही है, सेल्स जैसे ही होगा सेल्स का अलग शो करेगी डेटा, फिर इन्वेंटरी के लिए अलग से, रिपोर्ट के लिए अलग से। लेकिन एक है सेलर जिनका नाम है मिस्टर श्याम, वो चाहते हैं एक ऐसा सॉफ्टवेयर होना चाहिए जो कि जैसे ही मेरा सेल्स हो, इन्वेंटरी ऑटोमेटिक अपडेट हो जाए, मुझे कुछ अलग से ना करना पड़े, मेरा रिपोर्ट अचानक से खुद से जादू से तैयार होके आ जाए। तो यहाँ पे तुम समझ पा रहे हो क्या मैं बताना चाह रहा हूं तुम्हें, कि वो इकट्ठे हर एक चीज चाह रहे हैं। तो कस्टमाइज सॉफ्टवेयर होने चाहिए, उस सिचुएशन में उन्हें कस्टमाइज सॉफ्टवेयर लेना होगा। तो इससे हमें क्या समझ आता है कि ये कस्टमाइज सॉफ्टवेयर वैसे बिजनेस ले सकते हैं जिनके पास ह्यूज फंड्स हो, क्योंकि कस्टमाइजेशन कौन करवा सकता है, बेसिक सॉफ्टवेयर मार्केट में अवेलेबल है, स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, लेकिन जिन्हें कुछ एक्स्ट्रा चाहिए, उन सॉफ्टवेयर से ज्यादा चाहिए, उन्हें एक्स्ट्रा पैसे भी पे करने होंगे। तो उस सिचुएशन में उनका ह्यूज कॉस्ट इन्वॉल्व होगा, और जाहिर सी बात है जब वो ह्यूज कॉस्ट लगाने को रेडी है तो वो एक बड़ी फर्म है, बिग फर्म है, या कह सकते हो मीडियम फर्म है। तो कस्टमाइज सॉफ्टवेयर इज सूटेड फॉर लार्ज एंड मीडियम बिजनेस। The cost of installation and maintenance is relatively high because the high cost is to be paid to the vendor for customization। अब कस्टमाइजेशन में मॉडिफिकेशन होता है, एडिशन होता है सॉफ्टवेयर को लेकर, कुछ नंबर ऑफ यूजर्स बढ़ाए जाते हैं, सिक्रेसी ऑफ डेटा अच्छी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे इतनी सारी बातें होती है। साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी बता दूं, इसमें ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट होती है, ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट होती है। जब तक ट्रेनिंग नहीं लोगे आपको दिक्कत फेस करनी पड़ सकती है while using the software। तो क्रक्स बताऊं तो सबसे पहले इसमें हम कस्टमाइजेशन कर सकते हैं एज पर द नीड एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर। दूसरी चीज, ये जनरली सूटेड होती है किनके लिए, लार्ज और मीडियम बिजनेस हाउसेस के लिए। तीसरी, यहाँ पे ह्यूज कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, और कहीं ना कहीं यहाँ पे हमें एम्प्लॉय को प्रॉपर ट्रेनिंग देना होता है सो दैट वो सॉफ्टवेयर को प्रॉपरली ऑपरेट कर पाए। आई होप तुम्हें कस्टमाइज सॉफ्टवेयर क्लियर हुए होंगे। चलिए बात करते हैं अपने टेलर्ड सॉफ्टवेयर को। ध्यान से सुनना, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इज जनरली टेलर्ड इन लार्ज बिजनेस। वहां पे क्या था, स्मॉल एंड मीडियम एंड लार्ज। यहाँ पे स्पेसिफिकली लिखा गया है लार्ज बिजनेस, जहां पे मल्टी यूजर्स हो और ज्योग्राफिकली स्कैटर्ड लोकेशंस पे हो। दीज सॉफ्टवेयर इज स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग टू द यूजर्स। द टेलर्ड सॉफ्टवेयर इज डिजाइन टू मीट द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ द यूजर्स एंड सम इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल MIS। क्या है सर MIS? MIS is Management Information System. The secrecy and authenticity checks are the robust in the such softwares and offer high flexibility in the terms of number of users। डोमिनोज का नाम सुना है तुमने? डोमिनोज सुना ही होगा। KFC का नाम सुना है। वो इस्तेमाल करती हैं टेलर्ड सॉफ्टवेयर्स, जहां पे जो सिक्रेसी लेवल होती है ना वो हाई एंड होती है। मतलब ये बहुत बड़े स्केल पे ऑपरेट करती है। तुम्हें पता होगा डोमिनोज एक ग्लोबल कंपनी है, ट्रांसनेशनल कंपनी है, जो कि पूरे वर्ल्ड में ऑपरेट कर रही है। सेम टाइप के प्रोडक्ट पूरे वर्ल्ड में सप्लाई कर रही है, अलग अलग ज्योग्राफिकल लोकेशन से एम्प्लॉयज को उठाती है, और वो पूरे वर्ल्ड में प्रोडक्ट सप्लाई करती है। अपने पिज्जा सप्लाई करती है, और भी चोकोलावा के जो भी उसके प्रोडक्ट्स होते हैं वो सारी चीजें वो सप्लाई करती है। तो अब उन्हें चाहिए हाई एंड सिक्योरिटी वाला सॉफ्टवेयर, और बहुत बड़े लेवल पे जब काम कर रहे हैं तो उनके ट्रांजैक्शंस भी बहुत बड़े लेवल पे हो रहे होंगे।
तो उस सिचुएशन में वो इस्तेमाल करते हैं टेलर्ड सॉफ्टवेयर, जहां पे ऑर्गेनाइजेशन की जो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम होती है उसके रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग, यूजर्स के रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर में डेटा पुटअप किए जाते हैं। और जो यहाँ पे सिक्योरिटीज होती है वो हाई एंड होती है, मतलब उसे कोई क्रैक नहीं कर सकता, ऐसी सिक्योरिटीज होती है। ठीक है, हाँ अब वो बात अलग है कि आज से कुछ टाइम पहले ये सुनने को मिला था कि डोमिनोज डेटा लीक कर रहा है अपने कस्टमर को, वो सिचुएशन टोटली अलग है। चलो, आई होप तुम्हें ये तीनों ही सॉफ्टवेयर क्लियर हुए होंगे। जहां पे मैंने तुम्हें समझाया अकाउंटिंग पैकेजेस के बारे में, मैंने बेसिकली तुम्हें बताया कि रेडी टू यूज क्या होते हैं, कस्टमाइज क्या होते हैं और टेलर्ड क्या होते हैं। क्लियर है ये सारी बातें जो कि मैंने तुम्हें भी बताई? यस और नो बताओ जल्दी से कमेंट सेक्शन में। और अगर यार वीडियो पसंद आता हो वीडियो लाइक करो, बड़ी मेहनत लगती है। चलो अब बात करते हैं यहाँ पे हम एक चीज देख लो, प्रोसेस कह लो या फिर स्टेप्स कह लो कि कैसे कंप्यूटराइज्ड में कंप्यूटर्स में फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जाती है। बेसिक बातें ओवरव्यू देता हूं। सबसे पहले प्लान करना पड़ता है और एक अकाउंटिंग सिस्टम ओपन करना होता है, फिर डेटा को एंटर करना होता है, कोडिंग करनी होती है हमें, बैंक रिकंसिलेशन होता है, पोस्टिंग करेंगे डेटा का, प्रिंट करते हैं ट्रायल बैलेंस में और फाइनलाइजेशन करते हैं अपने अकाउंट्स का। बेसिक है, चांसेस कम है एग्जाम्स में पूछे। कुछ कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटराइज्ड फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम के, वो तुम जस्ट याद रखो, ओवरव्यू लेके रखो। पहला है जनरल लेजर प्रोग्राम्स, अकाउंट्स पेबल प्रोग्राम, अकाउंट्स रिसीवेबल प्रोग्राम, पेरोल प्रोग्राम, फिक्स्ड एसेट्स और इन्वेंटरी अकाउंटिंग सिस्टम। जस्ट तुम इतना याद रख सकते हो और कुछ भी इसमें करने जैसी बात नहीं है। कुछ कॉन्सेप्ट्स और तुम्हें बताने हैं। व्हाट इज वाउचर एंट्री एंड वाउचर टाइप्स, आसान भाषा में लिखी गई है, तुम भी पढ़ सकते हो खुद से भी इसे। तो वाउचर क्या होता है? देखो, वाउचर एक डॉक्यूमेंट्स होता है, मैं तुम्हें क्लियर बता रहा हूँ, जिसके अंदर हमारे जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स के उसमें रिकॉर्ड्स होते हैं। क्या होते हैं? सर रिकॉर्ड्स होते हैं और इन सेम रिकॉर्ड्स को हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डाला जाता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। अब हर एक ट्रांजैक्शन के लिए, हर एक रिकॉर्ड्स के लिए अलग से वाउचर्स बनाए जाते हैं। देखेंगे कितने टाइप्स के वाउचर्स होते हैं। फॉर एवरी ट्रांजैक्शन यू कैन यूज द अप्रोप्रिएट टेली वाउचर्स। टेली बेसिकली तुम्हें पता होगा हमारे लैपटॉप्स में होता है, टेली ERP 9 लेटेस्ट, पता नहीं कौन सा वर्जन है अभी। तो उसमें अलग अलग वाउचर्स होते हैं अलग अलग ट्रांजेक्शन्स के लिए, जिसके थ्रू हम अपने डेटाज को, अपने ट्रांजेक्शन्स को उसमें पुटअप करते हैं। अब व्हाट इज वाउचर एंट्री? वाउचर एंट्री मेन्यूज ऑप्शंस आर अवेलेबल अंडर ट्रांजैक्शन। ये गेटवे होता है टेली का। अकाउंटिंग एंड इन्वेंटरी वाउचर्स आर अवेलेबल एज अ सेपरेट ऑप्शंस व्हिच आर इनेबल बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट। व्हाट इज अकाउंटिंग वाउचर्स? अकाउंटिंग वाउचर यूज्ड टू रिकॉर्ड ऑल अकाउंट्स रिलेटेड ट्रांजैक्शंस। अकाउंट से रिलेटेड ट्रांजैक्शन अकाउंटिंग वाउचर रिकॉर्ड करेगा। इन्वेंटरी मैनेजमेंट से रिलेटेड इन्वेंटरी वाउचर्स रिकॉर्ड करते हैं। बहुत ही बेसिक चीजें, कुछ रट्टा मारने जैसी नहीं है। यहाँ पे कुछ प्रकार के यहाँ पे वाउचर्स दे रखे हैं। अकाउंटिंग वाउचर्स की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे कि सबसे फर्स्ट है कॉन्ट्रा एंट्री, पेमेंट वाउचर, रिसिप्ट वाउचर, जनरल वाउचर, सेल्स वाउचर, क्रेडिट नोट्स, परचेज, डेबिट नोट, रिवर्सिंग मेमोज। क्या एग्जाम्स में पूछे जाएंगे? नहीं, एग्जाम्स में बहुत ही कम पॉसिबिलिटीज हैं कि इसे क्वेश्चंस बने। देखो टेंशन फ्री रहना, अभी हम लोग यूनिट सेकंड पे हैं। जैसे ही हमारा चारों यूनिट कंप्लीट हो जाता है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग का, प्रॉपर MCQs करवाऊंगा सो दैट तुम्हें कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ एक कॉन्फिडेंस भी तुम्हारे अंदर आ जाए और एग्जाम में तुम अच्छे से करके आओ उसे। चलो अब ग्रुप्स के बारे में बात कर लेते हैं। ग्रुप्स देखो होता क्या है, जितने भी लेजर्स होते हैं, अब लेजर्स क्या होते हैं ये बताने की नीड नहीं है तुम्हें। जितने भी लेजर्स होते हैं और जितने भी लेजर्स सेम नेचर्स के होते हैं, सेम नेचर के होते हैं, उन सब का कलेक्शन क्या कहलाता है? ग्रुप्स। उन सभी का कलेक्शन क्या कहलाता है? ग्रुप्स। अब आगे क्या बोला गया है? अकाउंट ग्रुप्स आर मेंटेन्ड टू डिटरमाइन द हायरार्की ऑफ लेजर अकाउंट्स। लेजर अकाउंट्स का एक सीक्वेंस बनाने, मेंटेन करने के लिए अलग अलग ग्रुप्स बनाए जाते हैं जो कि मददगार साबित होते हैं इन डिटरमाइनिंग एंड प्रेजेंटिंग मीनिंगफुल एंड कंप्लायंट रिपोर्ट्स। यूजिंग दिस रिपोर्ट्स यू कैन जनरेट रिपोर्ट्स व्हिच आर मीनिंगफुल एज वेल एज कंप्लायंट विद द लॉज। तो बेसिकली ग्रुप्स का मतलब ही क्या होता है? जितने भी सेम नेचर के लेजर्स होते हैं उनका कलेक्शन। अब इस कलेक्शन से, इस ग्रुप से हम रिपोर्ट्स तैयार कर सकते हैं और वो रिपोर्ट्स अकॉर्डिंग टू द लॉ होते हैं, मतलब एज पर द रिक्वायरमेंट, जो भी लॉ बोलती है उसके अकॉर्डिंग करते हैं। जैसे कि अगर तुम्हें बताऊं, टेली ERP 9 का नाम तुमने सुना होगा, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जो कि हमें टोटल 28 प्री डिफाइंड ग्रुप्स प्रोवाइड करती है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है टेली ERP 9 में कितने प्री डिफाइंड ग्रुप्स होते हैं? तो सर 28 होते हैं, जिनमें से 15 प्राइमरी ग्रुप्स होते हैं और 13 सब ग्रुप्स होते हैं। अब जरूरी नहीं है कि वो जो उसने ग्रुप बना के दिया तुम वही ग्रुप रख सकते हो, तुम अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग खुद के ग्रुप्स भी बना सकते हो, आइदर सब ग्रुप्स और आइदर प्राइमरी ग्रुप्स। ठीक है, तो इस चीज को एक बार पढ़ लेना, कुछ खास नहीं है, एग्जाम्स में चांसेस नहीं कि पूछे जाए। हाँ,
अब ये सारी बातें तुम्हें तो पता होंगी कि व्हाट इज ट्रायल बैलेंस, व्हाट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, व्हाट इज बैलेंस शीट, बैंक रिकंसिलेशन। तो ये सारी चीजें तुम्हें हो पता होंगी, कुछ नहीं है, एक बार ओवरव्यू जस्ट ले लेते हैं। ट्रायल बैलेंस इज अ समरी ऑफ लेजर अकाउंट। जितने भी अकाउंटिंग बेसिक क्लास 11वीं में, 11वीं कक्षा में तुमने जो भी ये लेजर्स अकाउंट्स पढ़ा होगा, उसके बाद हम लोग बनाते थे ट्रायल बैलेंस। उन सबका जो टोटल बैलेंस निकल कर आता था वही हमारे ट्रायल बैलेंस में जाता था। तो इसे हम जानते भी थे कि ये समरी है किस चीज का, ट्रायल बैलेंस का ये समरी है। ठीक है, इसका समरी है, लेजर बैलेंस का ये समरी है, और ये हमें मदद करता है इन चेकिंग वेदर द ट्रांजेक्शंस आर करेक्ट एंड बैलेंस। क्या हमारे जो भी ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड किए गए क्या वो सही है और प्रॉपरली बैलेंस्ड है। इफ जर्नल एंट्रीज आर एरर फ्री एंड पोस्टेड करेक्टली इन द जनरल लेजर्स, द टोटल ऑल द डेबिट बैलेंस शुड बी इक्वल टू द टोटल क्रेडिट बैलेंस। अब मुझे तुम्हें ये बताने की जरूरत नहीं है कि ट्रायल बैलेंस होता क्या है, कैसे बनता है, ट्रेड एसेट्स किधर जाते हैं, एक्सपेंस किधर जाते हैं, कैसे टोटलिंग हम करते हैं वहां पे, ये सारी चीजें तुमने 11वीं कक्षा में पढ़ रखा है। ठीक है सर, ये तो समझ में गए। अब ट्रायल बैलेंस सर हम लोग टैली में कैसे इस्तेमाल करते हैं वो जानना इंपॉर्टेंट है। बाय डिफॉल्ट ट्रायल बैलेंस रिपोर्ट विल जनरेटेड ऑन द डेटा ऑफ द लास्ट वाउचर एंट्री। तुमने जो भी लास्ट वाउचर एंट्री किया होगा, देखो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, मतलब सब्जेक्ट है जो कि तुम्हें समझना होता है प्रैक्टिकल करके, लेकिन एंट्रेंस एग्जाम के पर्सपेक्टिव से तुम्हें प्रैक्टिकली करके यहाँ पे भी समझाना पॉसिबल नहीं है। अगर होगा तो मैं कोशिश करूंगा तुम्हें समझाऊं, तो थियोरेटिकल नॉलेज जितना भी देते जा रहा हूं ग्रैब करते जाओ, तुमसे वहां एग्जाम में प्रैक्टिकल करने को नहीं बोलेगा। तो बोला गया कि ट्रायल बैलेंस टैली में जो डिफॉल्ट होता है, जो पहले से बनाता है, तुमने जो भी लास्ट वाउचर एंट्री करी होगी उस बेसिस पे तुम्हारा डिफॉल्ट रिपोर्ट बनकर तैयार रहेगा। ठीक है, अब अगर तुम्हें ट्रायल बैलेंस देखना है तो सबसे पहले पहला स्टेप होता है, तुम सबसे पहले जाओ गो टू द गेटवे ऑफ टैली, डिस्प्ले और ट्रायल बैलेंस। गेटवे ऑफ टैली पे तुमने क्लिक किया, वहां पे डिस्प्ले का ऑप्शन आएगा, डिस्प्ले पे कर्सर ले जाओगे, फिर ट्रायल बैलेंस का ऑप्शन आएगा, फिर तुम्हें F12 प्रेस करना है, ट्रायल बैलेंस को करोगे कॉन्फ़िगर एज रिक्वायर्ड। एज पर द अकाउंटिंग प्रिंसिपल ट्रायल बैलेंस डज नॉट डिस्प्ले द क्लोजिंग स्टॉक। ट्रायल बैलेंस क्लोजिंग स्टॉक को डिस्प्ले नहीं करेगा। प्रेस CTRL A to accept। तो ये जनरल स्टेप्स हैं जो कि तुम्हें समझने, बस तुम लर्न कर लो एक बार। सिमिलरली अगर हमें प्रॉफिट एंड लॉस देखना होता है तो उसके लिए क्या बोला गया है, द प्रॉफिट एंड लॉस आर द पीरियोडिक स्टेटमेंट, जो कि हमारे नेट रिजल्ट्स, बिजनेस ऑपरेशन से हमारे जो भी नेट रिजल्ट्स होते हैं, चाहे वो एक्सपेंस हो चाहे अर्निंग्स हो, एक फाइनेंशियल ईयर के दौरान जो भी ट्रांजैक्शंस हुए हो, प्रॉफिट एंड प्रॉफिट नहीं बोलूंगा, इनकम्स एंड एक्सपेंसेस, उन सबको रिकॉर्ड किया जाता है यहाँ पे। तो प्रॉफिट एंड लॉस बेसिकली ये हमारे डिफॉल्ट प्राइमरी ग्रुप पे बेस्ड होते हैं और हर एक वाउचर के बाद इसे अपडेट किया जाता है। अब हमें अगर प्रॉफिट एंड लॉस टैली में देखना हो तो सब सिंपली क्या करना है, गो टू द गेटवे ऑफ टैली, फिर से डिस्प्ले पे क्लिक करो, प्रॉफिट लॉस आ जाएगा। उसके बाद तुम F1 पे क्लिक करोगे, इससे क्या होगा, तुम्हारे डिटेल्ड व्यू तुम्हें मिल जाएगा अपने प्रॉफिट लॉस अकाउंट का। ठीक है, चलो नेक्स्ट आता है यहाँ पे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कि हमारे कंपनी का रिपोर्ट शो करता है। एट द एंड ऑफ ईयर ये तैयार किया जाता है, एसेट्स एंड लायबिलिटीज को लेकर यहाँ पे बातें होती हैं। तो इसका एक बेसिक इक्वेशन होता है, एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी। अगर तुम्हें बैलेंस शीट देखना है तो सिंपली गो टू द गेटवे ऑफ टैली, डिस्प्ले पे क्लिक करो, बैलेंस शीट ऑप्शन आ जाएगा। आखिर आता है यहाँ पे बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। बैंक रिकंसिलेशन इज अ प्रोसेस दैट एक्सप्लेन्स द डिफरेंस बिटवीन द बैंक बैलेंस शोन इन ऑर्गेनाइजेशंस बैंक स्टेटमेंट एज सप्लाइड इन द बैंक। अच्छा, BRS क्लास 11th में पढ़ा था ना, अगर कोई स्टेटमेंट्स में ऊपर नीचे हो जाती है तो उसको रिकंसिल किया जाता है, उसे सही किया जाता है बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट के थ्रू। तो इसमें भी अगर देखना है तो गो टू द टैली। अब इसके लिए डिस्प्ले में हमें नहीं जाना होता है, इसके लिए हमें कहाँ जाना होता है, बैंकिंग में जाना होता है। बैंक रिकंसिलेशन में गए, फिर उसके बाद बैंक चूज करो जिसके लिए तुम BRS बना रहे हो। तो याद रखना बैंक चुनना होता है। देखो मैं अगर तुम्हें बताऊं, जो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग का सिलेबस है ना वो बहुत ही अलग दिया गया CUET 2022 के लिए, इसलिए तुम्हें यूट्यूब पे CUET 2022 को लेकर कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग से रिलेटेड वीडियोस बहुत कम देखने को मिलते होंगे। मेरे चैनल पे मिलते होंगे और एक आध दो किसी छोटे छोटे चैनल या बड़े बड़े चैनल पे एक दो छोटे छोटे वीडियोस तुम्हें देखने को मिलते होंगे। क्योंकि रीजन इसके पीछे ये है क्योंकि इसका सिलेबस डिफरेंट है, ना ही किसी बुक में मिलता है ना ही नेट पे जल्दी से मिल पाता है। तो मैंने बहुत ही ढूंढ कर अलग अलग वेबसाइट्स पे स्क्रूटनी करके ये सारी डेटास निकाले हैं। तो अगर कोई चीज मिस हो जाती है तो उसके लिए टेंशन फ्री रहना, क्योंकि जब मैं MCQs करवाऊंगा बहुत सारे एडिशनल टॉपिक्स की भी क्लैरिटी तुम्हें वहां से मिलेगी, जिससे एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनेंगे।
तो ऐसा नहीं कि इस कंसेप्ट को देखकर तुम्हारे 100% टॉपिक्स कवर हो जाएंगे, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसकी क्लैरिटी हमें एमसीक्यू सेशन से ही मिल पाती है। सो यूनिट नंबर 2 यही एंड हुआ, इससे ज्यादा कुछ नहीं है यूनिट नंबर 2 में। आई होप तुम्हें क्लियर हुआ होगा जो भी बातें मैंने तुम्हें बताई, ठीक है। तो एंड करेंगे आज के सेशन को, मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। अगर सेशन अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर सीयूईटी का कंप्लीट पैकेज में जुड़ना चाहते हो तो दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में भी फुल लिंक दिया गया है। मॉक टेस्ट चाहिए एक्स्ट्रा एज के लिए, उसे भी तुम ज्वाइन कर सकते हो। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।